हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी एंड इंग्लिश टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की एसएसटी की, जब तक न्यू बुक नहीं आ रही है तब तक की जो आप लोगों की कुछ नोट्स है या जो आप लोगों की कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक है। एंड यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की गोयल ब्रदर्स नामक एक बुक, जो कि आप लोग अपने स्कूल्स में काफी कर रहे हो उस टाइम पे। उस वाली बुक के आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं बेटा। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोशल साइंस, उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका स्कोप। बिकॉज सोशल साइंस को पढ़ने से पहले हमको एटलीस्ट, अब चैप्टर्स को पढ़ने से पहले जो आपकी न्यू बुक में आने वाले हैं, बहुत ही डिफरेंट वे से आने वाला है, उसको पढ़ने से पहले बहुत जरूरी आप लोगों का एक बेस बिल्डअप होना। मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट करा है इनिशिएटिव, जहां पे आप लोगों के मैं आप लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट कराने हैं मेरे को विद इन फ्यू डेज, जिससे आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी आने से पहले आप लोगों की बहुत चीजें कवर अप हो जाए। एंड आप लोगों के इसको जो भी इसके नोट्स होंगे आपको वो मिल जाएंगे, जो भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को वो मिल जाएंगे, इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को इवन मिल जाएंगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके लिए बस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड इंस्टाग्राम आप लोग पता है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब फॉलो करके रखो बेसिकली, ताकि स्टोरीज से आप लोग अपडेट रहो। और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की इस गोयल ब्रदर्स की बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारी एनसीईआरटी की न्यू बुक पे बेस्ड है। सोशल साइंस का मतलब, उसका स्कोप और उसकी इंपॉर्टेंस, इन सब टॉपिक्स को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए अब जरा हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है सोशल साइंस का, आखिर उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमें, उसका स्कोप कहाँ है, वो कितना फैला हुआ है, क्या उसकी वैल्यूज है, किस पे हमको ध्यान देना चाहिए, एंड क्या हमें किस तरीके से उसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम उसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। आखिर इस सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखो, जब भी कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, जब भी हम लोग बर्थ लेते हैं, तो लेते ही हमारा नेचर है सोशल हो जाना। यानी कि हम लोगों के फिर रिलेशनशिप सबसे बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप बनता है, फिर हमारा हमने बहन भाइयों के साथ, फिर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। को हमारे पेयर्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे खुद के एज के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं को वर्कर्स। हमारे धीरे धीरे करके सबके साथ रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो सोशल साइंस का मतलब यही दिखाता है हमें, हमें बताता है वो किस तरीके से हम लोग बाकी सब पे डिपेंड है। नेचर हम पे डिपेंड है और हम लोग भी नेचर पे डिपेंड है। जो बाकी सब लोग हैं, हम आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। फॉर सपोज एक फार्मर है, फार्मर अपनी क्रॉप की सेल के लिए, उसके अमाउंट के लिए, उसके प्राइस के लिए हम लोगों पे डिपेंड है। जो मिडलमैन है उन पे डिपेंड है। और हम लोग अपने खाने के लिए फार्मर पे डिपेंड है। हम लोग अपने, जब तक हम बच्चे हैं तो हम अपने माँ बाप पे डिपेंड है। जब हम बड़े हो गए, अब अगर हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए, थोड़े से वो हम पे डिपेंड है। क्या हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं तो हम लोग आपस में दूसरे पे काफी निर्भर है। चीजों के लिए हम लोग काफी रिलेटेड है एक दूसरे से। यहाँ पे दर्शाया गया, यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पब्लिक स्पेसेस हम लोग शेयर करते हैं। फॉर सपोज पार्क है, रेस्टोरेंट है, कोई भी ऐसी जगह है, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, क्या वहाँ पे सिर्फ एक जना होता है? नहीं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उन पब्लिक स्पेसेस को हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चा, विच इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो आपको पता है रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी भी तरीके से हमारे किसी काम आ सके। Suppose ये फोन है जिससे आप वीडियो देख रहे हो, इस ये आपके किसी काम आ पा रहा है, कि आप इससे कुछ काम कर पा रहे हो, आप इससे अपनी किसी भी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो उस चीज को हम बोलेंगे रिसोर्स। ये बात समझ में आ गई पहले, कि अगर आप उस चीज से अपनी किसी भी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, दैन दैट विल बी कॉल्ड एज रिसोर्स। तो वही यहाँ पर कहा गया है। कहते हैं क्योंकि जिंदगी हमें एक साथ जीनी है, जिंदगी हम सबको एक साथ जीनी है, इसलिए एक इंसान का करा हुआ कोई भी काम दूसरे इंसान के किसी भी काम को या दूसरे इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर सपोज, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मुझे एक डैम बनाना है, ये मेरा काम है कि मैं डैम बनवा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डैम बनने से इस पर्टिकुलर जगह पे जो यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उन सबको यहाँ से हटना पड़ेगा। यानी कि मेरे किसी काम ने किसी और की लाइफ को इम्पैक्ट करा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन इम्पैक्ट करा। बेसिकली आई एम गोइंग टू से कि हमें सोशल साइंस हमें सिखाता है इन्हीं सब कनेक्शंस को, इन्हीं सब अरेंजमेंट्स को, इसी सब रिलेटेडनेस को पढ़ना, इसको समझना। हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम नेचर पे, नेचर हम पे, बाकी लोग हम पे, हम बाकी लोगों पे, गवर्न, ये सब चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है, हमें यही सब चीजें जो है आगे पढ़नी है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा,
देखो बेसिक सी भाषा में यहाँ पे आपके पास कुछ डेफिनेशन सबको दे रखी है, जो कि अलग-अलग स्कॉलर्स ने या फिर आपके ऑथर्स वगैरह ने दिए, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ हमें वीडियोज़ को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखना है एंड आपके चैप्टर को कंप्लीट करना है ताकि आप लोगों का जो बेस है वो बिल्डअप हो सके। तो मेरा मोटिव यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाना नहीं है, इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर कुछ लाइन्स को हाइलाइट कर रखा है एंड मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ खुद से पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। जब आप लोग की एनसीईआरटी की बुक आ जाएगी तो मैं पढ़ाती ही लाइन बाय लाइन पढ़कर हूँ। उसका मतलब है उसका पैराग्राफ फिर विजुअल्स दिखाकर वो हमारा अलग तरीका होगा बिकॉज़ एनसीईआरटी आपकी मेन बुक है। यहाँ पे सिर्फ जब तक बुक नहीं आ रही तब तक हम लोग कुछ चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। ठीक है जी? अच्छा, कहते हैं सोशल साइंस को बहुत हमें सही तरीके से पढ़ना होगा, बहुत सिस्टमैटिक वे से पढ़ना होगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल ओपिनियन पे बेस नहीं है। यानी कि मेरा अपना क्या है, सिर्फ़ एक अकेले इंसान के ऊपर सोशल साइंस बेस नहीं है। हमने अभी देखा कि इसका मतलब है ये कनेक्शंस को पढ़ना, ये जो अरेंजमेंट्स है, ये सब जो शेयर कर रहे हैं आपस में, ये जो भी चीज़ें हैं, इन सबको पढ़ना, इसका मतलब है सोशल साइंस, ठीक है? इसका मतलब किसी एक इंसान के ओपिनियन पढ़ना नहीं है, बल्कि क्या करती है ये, इट आस्क्स क्वेश्चन। सोशल साइंस हमसे बेसिकली हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। वो हमसे क्वेश्चन पूछती है, ऐसा क्या? ऐसा क्यों हुआ? अगर यहाँ पे नदी बहती है तो नदी क्यों बहती है? अगर यहाँ पे वॉटरफॉल है तो वॉटरफॉल क्यों है? अगर यहाँ पे लोकसभा में इतने मेंबर्स हैं तो इतने मेंबर्स क्यों हैं? या फिर क्या है? तो ये हमसे क्वेश्चंस पूछती है बेसिकली, ठीक है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और एविडेंसेस को कंपेयर कराती है सोशल साइंस यानी कि हमारे सामने जो भी सबूत है, उन सबको आपस में कंपेयर करो। कौन-सा ज़्यादा सटीक है? किस पे तुम ज़्यादा सही रिलाय कर सकते हो? ये सब क्वेश्चन जो हमसे ये पूछते हैं एंड बिल्ड एक्सप्लेनेशन और फिर हमसे ज़ाहिर-सी बात है वो एक्सप्लेनेशन माँगते भी हैं और हमको देते भी है। सोशल साइंस हमसे क्वेश्चन पूछेगी भी हमें क इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके हमको देगी भी और फिर हमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगी। वो खुद ही ये सारे काम कर लेती है। वो हमें समझाती है सोशल साइंस कि आखिर सब लोग एक साथ कैसे रहते हैं, सब लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे ये अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैं कहूँगी हमारा इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारा पार्लियामेंट, आखिर ये फॉर्म कैसे हुआ? हमारे सुप्रीम कोर्ट आखिर ये फॉर्म कैसे हुआ? तो ये सब हमको जो है समझ में आता है इसी से। इससे सोशल साइंस से। ऑल्सो इन अच्छा और साथ-साथ ये भी हाउ सोसाइटीज़ चेंज ओवर टाइम आखिर जो सोसाइटीज़ हैं, जो लोग हैं, वो चेंज कैसे हुए? कम्युनिटीज़ थी, वो पहले कैसी थी, वो अब कैसी है? इससे हमको समझ में आता है इतिहास, है ना? लोग साथ में कैसे रहते हैं, इससे हमको समझ में आती है ज्योग्राफी, कैसे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, कैसे रूल्स और इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, इससे हमको समझ में आती है पॉलिटिकल साइंस। हमारे सोशल साइंस में हमको 4 डिसिप्लिन पढ़ने हैं, यानी कि 4 बुक पढ़नी है, 4 बुक को कई तरीके से उसको नाम दिया गया है डिसिप्लिन्स का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ये सब हमको पढ़ना है आपकी इस 9th क्लास की 2 बुक्स में। बेसिकली आपको पता है 15 थीम्स होने वाली है एंड आप लोगों की 2 बुक्स होने वाली है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें हमें ये सब पढ़ना है। हमें सोशल साइंस से ये भी पता चलता है कि आखिर इट एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट फेयरनेस एंड रिस्पांसिबिलिटी बाय एग्जामिनिंग हू गेन्स फ्रॉम अ डिसीजन। बेसिकली हमको समझ में आता है इससे, हमें ये दिखाती है वो चीज़ सोशल साइंस कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये चीज़ हुई है, तो इससे किसका बेनिफिट हुआ है, किसका लॉस हुआ है। ये सब आपको बहुत थ्योरेटिकल बातें लग रही होंगी। आपको अभी तक बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो फिर फटाफट से हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं ताकि आगे हमें समझ में आए कि आखिर एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? ये देखो कहते हैं यहाँ पर सोशल साइंस इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्टडी ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि ह्यूमन लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स के बारे में हमको यहाँ से समझ में आता है। हम इस स्टडीज से ये चीज़ समझ पाते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं वो? जब हम ह्यूमन लाइफ के दोनों ही एस्पेक्ट्स को समझते हैं, तो हम बहुत चीज़ समझ पाते हैं। क्या-क्या है वो? पहला, पीपल और उनके रिलेशनशिप्स। कहते हैं दिस इंक्लूड्स द वेज यानी कि बेसिकली देखो लोग और लोगों के रिलेशनशिप्स यानी कि लोगों के आपस में रिलेशनशिप्स कैसे अभी मैंने नेचर की बात नहीं करी है अभी मैंने एनवायरनमेंट की बात नहीं करी है मैंने अभी सिर्फ लोग और उसके बीच के रिलेशनशिप की बात करी है कौन किसका क्या है फैमिली लाइफ कैसी होती है कम्युनिटी कैसे रहती है सोशल कस्टम्स कहते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैं अलग अलग लोगों के ये सब हमको समझ में आता है हमको ये समझ में आता है कि आखिर फैमिलीज डिसीजंस लेती कैसे है बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर ये। हम इस रिलेशनशिप वाले फेज में ये समझ पाते हैं कि आखिर फैमिलीज़ डिसीजंस लेती कैसे हैं। कम्युनिटीज़ आखिर फेस्टिवल सेलिब्रेट कैसे करती हैं। कैसे वो किसी भी चीज़ को मानती हैं। कैसे अलग-अलग लैंग्वेजेस को यूज़ करा जाता है। ये सब बातें हमको समझ में आती है। आखिर जो रूल्स बने हुए हैं, वो किसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, किसको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों के बीच की रिलेशनशिप है, हमें इससे वो सब बातें समझ में आती है। और सिर्फ लोग
बल्कि हम इस ये भी समझते हैं कि आखिर सिस्टम्स के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये सब वर्क कर रहे हैं, आखिर सरकार चलती कैसे है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे होता है, कैसे कोई भी लॉ बनाया जाता है, कैसे ये सब चीजें वर्क वर्क करती है, सरकार में कैसे काम हो रहा है, कोर्ट में कैसे काम हो रहा है, स्कूल्स में, पुलिस में, मार्केट में, बैंक में, इन सब जगहों पे काम कैसे हो रहा है, और ये जगह, ये चीजें, ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये सिस्टम्स, ये इंस्टीट्यूशंस हमारे लाइफ को इम्पैक्ट आखिर कर कैसे रहे हैं। हमें इससे ये समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि आखिर रिसोर्सेज शेयर कैसे है, पब्लिक सर्विस कैसे दी गई है और किस तरीके से अधिकारों की या ड्यूटीज की प्रोटेक्शन करी गई है। देखो, अगर हम एक इंडियन सिटीजन है तो हमारे पास अधिकार होते हैं जो कि हमको सरकार ने दिए हुए हैं, यानी कि वो हमारे फायदे में है। अगर हमें सरकार कुछ अधिकार दे रही है तो अपने देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज होती है, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। ये सब भी हमको इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही समझ में आता है। हम समझते हैं कि आखिर इलेक्शंस कैसे होते हैं, कानून कैसे बनता है, कैसे बजट आता है, कैसे सबको पास कराया जाता है, वो सब चीजें हम लोग यहीं पर समझते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें यही सब चीजें समझनी है। अच्छा, आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। And the line is, social science does not only describe what happens in society, but it also asks why it happens and what its effects are. यानी कि सोशल साइंस हमें सिर्फ ये नहीं बताती है कि आखिर सोसाइटी में क्या हो रहा है, नॉट जस्ट क्या, बट आखिर वो क्यों हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर ये, कि सोशल साइंस हमें सिर्फ ये नहीं बताती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, बल्कि ये क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे, हमें वो भी इससे समझ में आता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मैं यहाँ पे फिर आपको बोल रही हूँ, नीचे भी आगे आपको एक काम आने वाला है, तो फिर आप इस वाली लाइन को जरूर समझ के रखना। गॉट इट। कहते हैं इससे हमको समझ में, बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि आखिर उसका कॉज क्या है, कि वो चीज क्यों हुई, और यानी कि क्यों हुई, और क्यों होने के बाद उसके परिणाम क्या क्या निकले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, हमें इससे ये समझ में आता है। हम समझते हैं इससे बहुत से पैटर्न्स, हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पे नदी क्यों बह रही है, हम समझते हैं कि आखिर ये वाला रीजन डेवलप क्यों हो गया है जल्दी, हम समझते हैं कि आखिर हमें क्लीन वाटर का एक्सेस क्यों मिल रहा है, कि कैसे मिल रहा है, और कैसे कई कम्युनिटीज को साफ पानी मिल ही नहीं रहा है, कैसे हॉस्पिटल्स में कई जगहों पर काम हो रहा है, हम ये सब चीजें यहाँ पे समझ पाते हैं। क्योंकि आपको कहा गया है बहुत सिंपल सी भाषा में, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपको ये देखना होगा कि आखिर कई लोगों को स्कूलिंग क्यों बेटर लगती है एज कम्पेयर टू अदर्स, ऐसी चीजें क्यों है, तो आपको वो यहाँ पे देखते हैं, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं, बाय स्टडिंग सोशल साइंस, इसको पढ़कर वी बिगिन टू सी दैट, सोशल साइंस को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो सोसाइटी है वो फिक्स नहीं है, जो सोसाइटी है वो फिक्स नहीं है, बल्कि इट इज शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस एंड एक्शंस। यानी कि हमें समझ में आता है कि ह्यूमन की चॉइस क्या है और फिर वो क्या काम कर रहा है, इन दोनों से मिलकर बनती है सोसाइटी। आखिर वो क्या रहे, कहाँ रहना चाहता है, और उसके काम की वजह से उसे कहाँ रहना पड़ रहा है, इससे बनती है क्या, सोसाइटी। कहते हैं लोग बाग जो है वो लोग रूल्स बनाते हैं, लोग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, लोग कोई ना कोई ट्रेडिशंस, कस्टम, रिलीजन बनाते हैं, और लोग ही उसको इम्प्रूव करते हैं। जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। जाहिर सी बात है, अगर लोग खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, खुद ही इसको परफॉर्म कर रहे हैं, खुद ही इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के निकल रहा है। मैंने बोला कि आप लोगों ने अपनी क्लास में कुछ रूल्स बनाए, आपने उन रूल्स को फॉलो करा, एंड जब आपको लगा कि आपके रूल्स कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, किसी को बैडली इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपने उन रूल्स को इम्प्रूव करा, दैट मीन्स आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल कलीग्स हो, बेसिकली आप लोग रिस्पॉन्सिबल क्लासमेट्स हो। समझ में आ गया, बच्चे हो, चिल्ड्रन हो, क्लियर। तो वही यहाँ पे कहते हैं, इससे हमें समझ में आता है कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस है, और हम अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाते हैं, हम सही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाते हैं। गॉट इट। मतलब यहाँ पे आपको कुछ एक बहुत बेसिक सी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपका एग्जर्प्ट है, यानी कि जो पूरा आपने ऊपर पढ़ा उससे हम क्या सीखे बेसिकली, वो आपको समझ में आता है। कहते हैं सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है, मैंने ऊपर बोला कि हमें उसको सिस्टमैटिक वे से पढ़ना चाहिए, किसकी, ह्यूमन की, सोसाइटी की, ह्यूमन लोगों की, एंड रिलेशनशिप इंडिविजुअल का और सोसाइटी के बीच का, कि एक इंडिविजुअल का और एक सोसाइटी के बीच का रिलेशनशिप आखिर कैसा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या चीज क्यों हो रही है, कौन से रिलेशन कैसे बन रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, ये सब चीजें हमको समझ में आती है। और नॉट जस्ट लोगों के साथ, बल्कि उस इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ, उस इंडिविजुअल का सिस्टम्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप कैसा है, हमको ये भी इससे समझ में आता है। कहते हैं ड्रॉज इट्स कंटेंट फ्रॉम अ डिसिप्लिन ऑफ, अब देखो मैंने बोला कि हमारे पास 4 डिसिप्लिन है, कहते हैं कि हमें अपना ये कंटेंट जो है बेसिकली सोशल साइंस को हम समझ सकते हैं 4 डिसिप्लिन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों ही डिसिप्लिन से हम इसको समझ सकते हैं।
कैसे समझ सकते हैं? बिकॉज़ टू प्रोवाइड इट एन इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड इट्स फंक्शंस। बेसिकली कहते हैं यहाँ पर कि देखो, चारों ही चीज़ें अभी आगे समझाऊँगी आपको कि कैसे ये चारों ही चीज़ें आपस में काफ़ी कनेक्टेड हैं। हम इनको सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, हमें इनको एक साथ कनेक्ट करके हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। वो वाली बात यहाँ पर कहते हैं। कहते हैं हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वर्ल्ड को समझना कैसे है? ह्यूमन सोसाइटी के कंसर्न्स क्या-क्या हैं? हमें देखना पड़ेगा कि आखिर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम आखिर बन कैसे सकते हैं? तो हमें इन सारी ही बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको बेसिकली यहाँ पर ये वाली बात बताई गई है। कहते हैं सोशल साइंस हमको समझाती है कि आखिर लोग साथ में कैसे रहते हैं, रिलेशनशिप्स, स्पेसेस, कस्टम्स वगैरह के थ्रू। हमें समझ में आता है कि आखिर इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं और वो इंस्टीट्यूशन हम लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर ये सब बातें समझ पाते हैं। कॉज़ एंड कॉन्सिक्वेंस वाली बात है कि हम सिर्फ क्या नहीं सीखते बल्कि क्यों और उसका क्या परिणाम होने वाला है, हम ये सब चीज़ें ही सीखते हैं। अच्छा, अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका स्कोप ऑफ सोशल साइंस। अब इसका स्कोप क्या रहता है? कहाँ पे इसका क्या स्कोप बेसिकली कितना वो फैला हुआ है एटसेट्रा। कहते हैं इट रेफर्स टू वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस एंड एरियाज इट स्टडीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। कहते हैं यहाँ पर सोशल साइंस में बेसिकली हमें समझ में आती है वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस कि बहुत अलग-अलग हमें क्वेश्चंस यहाँ पे जानने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में कुछ अलग क्वेश्चंस है, हिस्ट्री में अलग क्वेश्चंस है। हिस्ट्री में हमने पूछा इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर इंडस वैली के पास ही क्यों आई थी? ज्योग्राफी में मैं ये बोल रही हूँ कि आखिर यहाँ पे वाटरफॉल क्यों हो रहा है? ये मीएंडर्स क्या होते हैं? ये नदी बह ही क्यों रही है? ठीक है? पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स में मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिर कानून बनता कैसे है? इकोनॉमिक्स में मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिर प्राइसेस डिफाइन कैसे होते हैं? प्राइसेस को डिसाइड कैसे करते हैं हम? तो यहाँ पे अलग-अलग क्वेश्चंस हैं। तो कहते हैं तो हमें समझने के लिए सबको ही साथ में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो साथ में रहते हैं और ये सब चीज़ें ही शेयर करते हैं। मैंने पहले ही बोला है तुम लोगों से अभी। क्योंकि ये सारे ही जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के वो काफ़ी कनेक्टेड हैं। हम कोई एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़कर हम इसको नहीं समझ सकते। मैंने पहले ही बोला, एक सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ हिस्ट्री पढ़कर आप सब कुछ नहीं जान सकते हो। आपको इतिहास पढ़कर नदियों के बारे में नहीं पता चलेगा। आपको इतिहास पढ़ के शासन के बारे में नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ शासन पढ़ के आपको इतिहास नहीं पता चलेगा। कुछ चारों ही डिसिप्लिन्स को पढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं सोशल साइंस जो है वो 4 कोर डिसिप्लिन से बना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। कहते हैं इन सबके सबके अपने अलग-अलग क्वेश्चन्स हैं, सबके अलग मेथड्स हैं, लेकिन तब भी वो रियल लाइफ में ओवरलैप करते हैं। यानी कि काफ़ी कनेक्टेड है। अगर ये आ रहा है तो ये भी इसी के साथ में पूछा जाएगा, जाना जाएगा। तो कहते हैं सोशल साइंस जो है वो काफ़ी मीनिंगफुल हो जाती है जब हम आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं। अलग-अलग एरियाज़ के थ्रू। जब हम सारी ही चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में यानी कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में यानी कि हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के बारे में यानी कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और हम पढ़ रहे हैं गवर्नेंस के बारे में यानी कि शासन के बारे में यानी कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो कहते हैं इन चारों ही डिसिप्लिन्स को हमें एक साथ इंटीग्रेट करके तरीके से पढ़ना होता है, तो चलो ज़रा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, एक लाइन नहीं बताऊँगी, सिंपल आपको फंडा बताऊँगी कि क्या बोलना चाहते हैं। कहते हैं ज्योग्राफी एज़ अ डिसिप्लिन अगर हमारे पास 4 डिसिप्लिन है, तो हम चारों को एक-एक करके पढ़ेंगे। तो कहते हैं ज्योग्राफी में क्या कहा गया है? ज्योग्राफी एज़ अ डिसिप्लिन क्या चीज़ है? क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में बेसिकली? ज्योग्राफी में हम लोगों को पढ़ना है अर्थ के बारे में, इनसाइड द अर्थ, अबव द अर्थ क्या-क्या चीज़ें हैं? हमें समझना है क्योंकि जो अर्थ है वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो बेसिकली वो ह्यूमन बीइंग्स का घर है। अगर वो घर है तो हमें समझना पड़ेगा उसके बारे में। फिर कहाँ पे कौन-कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, कहाँ पे नदी बहती है, कहाँ पे नहीं बहती है, कहाँ पे मिट्टी कैसी है, कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर रिसोर्सेज़ है। अब कौन से स्टेट में कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं। सपोज़ अगर मैं तुमको बोलूँ मेघालय, मेघालय में तुम देखोगे वाटर रिसोर्सेज़ काफ़ी अच्छे। बट अगर यहीं पे तुम लोग डेज़र्ट देखोगे राजस्थान का, तो यहाँ पे वाटर का रिसोर्स जो है वो अच्छा नहीं है। अगर तुम लोग देखोगे डेज़र्ट वाला एरिया यहाँ पे विंड का रिसोर्स बहुत अच्छा है, विंड वाला। लेकिन यहाँ पे विंड नहीं है। तो क्या हो रहा है अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रिसोर्सेज़ है। रिसोर्सेज़ क्या था? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सैटिस्फाई कर सके। क्या पानी हमारी नीड को सैटिस्फाई नहीं करता है? करता है तो पानी रिसोर्स हुआ, बिल्कुल हुआ। हवा भी करती है, साँस लेंगे वरना मर जाएँगे, तो वो भी रिसोर्स हुआ। तो दीज़ ऑल आर कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है? तो कहते हैं हमें इससे ये सब जानने को मिलता है। हम ये समझते हैं कि आखिर लोग-बाग अलग-अलग जगहों पे कैसे रहते हैं, कैसे वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, कैसे वो उसका यूज़ करते हैं एंड ऑल दोज़ थिंग्स। कहते हैं ज्योग्राफी में हमको इन सब क्वेश्चंस के ही आंसर्स हमको देखने को मिलते हैं। आखिर कई क्यों कुछ रीजन्स में रेनफॉल ज़्यादा होती है? क्यों कहीं पे जो एरियाज़ है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? अगर वो एग्रीकल्चर वाला एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी।
अगर वो डेज़र्ट वाला एरिया है तो पॉपुलेशन कम होगी, ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली? क्लाइमेट से और मिट्टी से कैसे एग्रीकल्चर पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? अगर मिट्टी खराब होगी तो एग्रीकल्चर कैसे होगा? तो वो कैसे पड़ रहा है इम्पैक्ट? और कैसे नेचुरल रिसोर्सेज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं? अगर कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी ज़्यादा होंगी। अगर कहीं पे रिसोर्सेज़ कम है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी कम होंगी, लोगों की जो जीवन शैली होगी वो थोड़ी-सी स्लो होगी। आखिर किस तरीके से ये सब आपस में कनेक्टेड है? तरीके से जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ ऑल्दो मैं, बट एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे फार्मिंग हम लोग करते हैं सूखे रीजन पे, वो कैसे अलग है जहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है वहां की फार्मिंग से। कोस्टल एरियाज जो कि ये वाले तट वाले एरियाज होते हैं, इन वाले एरियाज में फिशिंग काफी अच्छी होती है, पानी से ट्रेड काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर माउंटेन की बात करोगे ऊपर पार्ट की यहाँ की फॉर सपोज, तो माउंटेन्स में क्या होता है भैया यहाँ पे टूरिज्म काफी अच्छा है। तो क्या अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीज़ें हैं, इससे हमको समझ में आता है आखिर एनवायरनमेंट के कौन-कौन से चैलेंजेस हैं, हम ये भी समझते हैं ज्योग्राफी से। फ्लड कैसे आता है, ड्रॉट कैसे पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हम लोग आखिर कर क्यों रहे हैं, पॉल्यूशन क्यों बढ़ता जा रहा है, सब चीज़ें कैसे हो रही है, क्या-क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं इट एनकरेजेस द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी की वैल्यू बढ़ाती है क्योंकि हमें इससे समझ में आता है कि अगर हमने रिसोर्सेज का केयरलेस तरीके से यूज करा, तो नेचर को और पीपल को दोनों को ही हार्म होगा। तो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? को अगर हम भी अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम अभी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी के करंट के एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और हम आगे आने वाली जनरेशंस के लिए वो बचा कर रखें, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स, सॉरी सस्टेनेबिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी कि अभी के करंट एनवायरनमेंट को हम नुकसान ना पहुंचाए और उसको इवन हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें। अगर मैं डेवलपमेंट कर रही हूँ एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सस्टेनेबल। डेवलपमेंट कर रही हूँ तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए ताकि ना तो अभी एनवायरनमेंट को नुकसान हो और आगे आने वाली जनरेशन भी उस एनवायरनमेंट को देख सके, लेकिन उसके लिए बचा रहे वो। जी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली व्हिच इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। क्या मतलब होता है देखो इसका? कहते हैं ज्योग्राफर्स जो है समटाइम्स वो सैटेलाइट की इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से अर्थ में ऊपर से वो पिक्चर लेते हैं। आपने देखा होगा नाइट लाइट जली आती है कई जगहों पर, पैटर्न कुछ देखने को मिलता है ऊपर, ऐसे लगता है जैसे कि ना तारे से हो वो सारे के सारे। कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं नदियों को देखने के लिए, फॉरेस्ट को, सिटीज को, क्रॉप्स को। इसको हम बोलते हैं क्या? रिमोट सेंसिंग। इससे हमको समझ में आता है कि आखिर फ्लड्स कहाँ पे आ सकती हैं, ड्रॉट्स, डिफॉरेस्टेशन, ग्रोथ कैसे हो सकती है। इससे अगर कोई डिजास्टर आने वाला है, यानी कि कोई फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी कुछ भी होने वाला है, तो उसको हम पहले से ही समझ सके और हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके। चाहे वो साइक्लोन आने वाला हो, चाहे फ्लड हो, चाहे सुनामी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम क्या कर सके? उसके लिए फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो ऑब्वियसली लोग बाग बच सके उस चीज़ से। अच्छा, फिर देखो बात करूँगी मैं इतिहास की कि आखिर इतिहास से हम क्या समझ रहे हैं? देखो इतिहास हमको समझाता है पास्ट के बारे में। बट इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो डेट्स को याद रखना नहीं होता, कि डेट्स याद रखो या फिर कब कौन से महाराज आए थे, कब छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, एंड कब अकबर आया था। उसको याद अकबर आए थे मतलब, ऐसा नहीं कि उसको हम याद रखने की बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हाउ सोसाइटी हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम एंड व्हाई द प्रेज़ेंट हिस इट्स शेप्ड द वे इट इज़। कहते हैं यहाँ पर कि आखिर जो सोसाइटी है, हम हिस्ट्री से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं समझते हैं कि आखिर इतिहास की डेट्स याद रखना, बल्कि हम इतिहास से ये भी समझते हैं कि आखिर सोसाइटी पहले कैसी थी, अब वो सोसाइटी जो है चेंज होकर कैसी हो चुकी है। तो हम इतिहास से ये भी समझते हैं, फिर पहले ये चीज़ कैसे हुआ करती थी, जो ये चेंज होकर इसने अब ये रूप ले लिया, तो हम इससे ये भी समझते हैं। इससे समझ में आता है हमें कि आखिर लोग कैसे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं अलग-अलग पीरियड्स में। फॉर सपोज़ आप पढ़ोगे अपने इतिहास में, हिस्ट्री में बेसिकली, आप 3 एजेस के बारे में पढ़ोगे। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो कहते हैं इस टाइम पीरियड पे, अलग-अलग टाइम पीरियड पे लोग कैसे थे, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी, कौन-कौन से मेजर इवेंट्स हुए, कब रिवोल्ट हुआ 1857 का, ब्रिटिशर्स कब आए, कहाँ पर क्या हुआ, ये सब पढ़ेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, आखिर मूवमेंट्स कौन-कौन से हुए हमारी आज़ादी के, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स, और कौन से इंस्टीट्यूशंस कब आते हैं और कब वो चले जाते हैं। कौन से रिलीजन कब फॉर्म होते हैं, हम ये सब जो है पढ़ने वाले हैं किसमें? आपके इतिहास वाले पार्ट में। हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी इसलिए भी है, ये जानने के लिए कि जो सोसाइटी आज है ना, ऐसा नहीं कि वो पहले वैसी ही थी, बिकॉज़ सोसाइटी बहुत चेंज हुई है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा है हमें ये सब चीज़ें सीखने में, समझने में। अगर आज 1947 में अगर इंडिया आज़ाद हुआ था, तो एकदम से नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, तो हम वो सब यहाँ पे समझते हैं किससे? हम वो समझते हैं सब कुछ आपके इतिहास वाले पार्ट से। इससे हमको समझ में आता है कैसे हमें इंडिया के पास्ट की रिस्पेक्ट करनी है। बिकॉज़ उसमें इतने लैंग्वेज, इतने रिलीजन, इतने कल्चर, अलग-अलग प्रकार के लोग थे, कि हम यहाँ पे समझे कि डाइवर्सिटी का मतलब, यानी कि विभिन्नता का मतलब
अलग-अलग लोगों के होने का मतलब वीकनेस नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेंथ है हमारी। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस एंड डिसिप्लिन। अब हम इससे क्या-क्या सीखेंगे? कहते हैं ये हमको समझाते हैं कि आखिर सोसाइटीज़ को में शासन आखिर करना कैसे है? कैसे उनमें शासन करा जा रहा है? ये हमको समझाता है गवर्नमेंट के अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कानून के बारे में, अधिकारों के बारे में और ड्यूटीज़ के बारे में समझ में आता है हमें। मैंने आपसे ऊपर ही कहा था। और आखिर किस तरीके से लोग उस पब्लिक लाइफ में, किस तरीके से लोग उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमको ये सब समझ में आता है किससे? पॉलिटिकल साइंस से। आखिर लॉ बन कैसे रहे हैं? लॉ को कौन-कौन बना रहा है? जो लॉ को बना रहा है वो कहाँ से आए हैं? हम लोगों ने कैसे चुनाव दिया है? ये सब हमको समझ में आता है किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, कहते हैं ये हमारी डेली लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। हम जिन भी पब्लिक सर्विसेज़ का इस्तेमाल करते हैं, उन सब में कहीं न कहीं शासन चल रहा होता है। तो ये बात समझ में आई हमें। हम कहते हैं कि जब भी हम लोग वोट करते हैं, अगर मैं वोट करने जा रही हूँ, यानी कि मैं एज़ अ सिटिज़न पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, किसमें? डिसीज़न मेकिंग में। उस समय ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति हम लोग अवेयर हो पाते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात? कहते हैं अच्छा ये लाइन बहुत अच्छी है। कहते हैं पॉलिटिकल साइंस आल्सो सपोर्ट्स इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी बाय डिस्कसिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देखो यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं बेटा, एक जिसे हम बोलते हैं इक्विटी, एक जिसे हम बोलते हैं इक्वालिटी। दोनों ही वर्ड्स में डिफरेंस है, ज़रा ध्यान सुनना। इक्वालिटी का मतलब है फॉर सपोज एक स्टेडियम है, स्टेडियम के बाहर 3 बच्चे खड़े हैं, ताकि वो लोग बिना टिकट लिए मैच देख सकें। छोटा-सा स्टेडियम है, छोटी-सी उसकी फेंसिंग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सच कुछ जस्ट इमेजिन। ठीक है? अब वो लोग देखना चाहते हैं। मैंने क्या करा, एक बच्चे की हाइट फॉर सपोज़ इतनी है, ये 3 लोग हैं, एक की हाइट है इतनी, एक की हाइट है इतनी, एक की है इतनी। यानी कि अब यहाँ पे बहुत ही बकवास डायग्राम बन ये वैसे 1 सेकंड रुको, मैं बताती हूँ। ये 3 है, ये 3 लोग हैं। मैंने क्या करा, ताकि ये लोग स्टेडियम में मैच देख सकें, मैंने तीनों को ही सेम स्टूल दे दिया, सेम हाइट का स्टूल दे दिया, लो, देख लो तीनों। क्योंकि इक्वालिटी है, मेरे को सबको समान ट्रीटमेंट देना है, तो मैंने सबको सेम ही जो स्टूल दे दिया। अब क्या हुआ, जो छोटे वाला था, वो बेचारा छोटा ही रहा अब तक, वो ऐसे ही देख रहा है अभी भी। जो नॉर्मल हाइट का था, वो पहुँच गया नॉर्मल तक, वो हाइट तक आ गया। और जो लंबा था, वो तो यूँ लटक गया, अब ऐसे-तैसे देखो, वो ज़्यादा लंबा हो गया। अब क्या हुआ, ये है इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी। बट इक्विटी का मतलब होता है कि जब मैं इस लंबे वाले को छोटा स्टूल देती, छोटे वाले को लंबा स्टूल देती और इस मीडियम वाले को नॉर्मल स्टूल देती, ताकि अब ये लोग सेम हाइट पे आ जाते एंड आराम से नॉर्मल मैच देख सकते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज़ इक्विटी। इक्वालिटी में क्या कर रहे हैं, हम सबको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इक्वालिटी में जिसको जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो उसके लिए नीडेड है, ताकि अब सेम लाइन पे सब आ सके। तो कहते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हमें सपोर्ट करती है इस इक्विटी को कि हमें यही करना चाहिए और इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है कि सब लोगों को इंक्लूड करा जाए। ऐसा ना हो कि कुछ सेक्शन जो है वो बाहर है, उन सब का मतलब ही नहीं है हमें, लाइक नहीं, हम ऐसा नहीं करता, हम इसमें सबको साथ में लेकर चलते हैं। हम सबके अधिकारों की प्रोटेक्शन करते हैं, सबको रिस्पॉन्सिब सबकी बिकॉज़ क्या होता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे ही सिटीज़न्स को सपोर्ट करे। हम यहाँ पर वो सब काम करते हैं, खासकर वो जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास थोड़े से कम मेरिट्स है बेसिकली। समझ में आ गया? दैट वाज़ अबाउट पॉलिटिकल साइंस। देखो, ये कहा गया आखिर इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है एज़ अ डिसिप्लिन? तो कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम समझेंगे कि आखिर लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, आखिर ये रिसोर्सेज़ को मैनेज कैसे करती है? कैसे कोई भी सामान खरीदते हैं? क्योंकि हमको ये पता है कि रिसोर्सेज़ जो है वो लिमिटेड है, लेकिन जो ह्यूमन नीड्स है, वो अनलिमिटेड है। हमारी चाह कभी खत्म नहीं हो सकती, हमारी ज़रूरतें खत्म हो जाएँगी, और चाह हमारी डिज़ायर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। कहते हैं इकोनॉमिक्स में हमको समझ में आता है कि आखिर गुड्स एंड सर्विसेज़ आखिर प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, वो कंज़्यूम कैसे होते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं ये समझूँगी कि आखिर कोई सामान प्रोड्यूस कैसे हुआ? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? कैसे हम उस तक आया? और फिर कैसे मैंने उसको कंज़्यूम करा? क्या बीच में स्टेजेस रहीं? कैसे कोई भी प्राइस डिसाइड होता है? वर्कर काम के बारे में समझती हूँ, मैं प्राइसेज़ के बारे में समझती हूँ। मैं आपकी क्या आमदनी हुई है और आपने क्या खर्चा करा मैं वो समझती हूँ।
मैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन समझती हूँ, मैं डेवलपमेंट समझती हूँ और आखिर गवर्नमेंट का रोल क्या है इस इकोनॉमी में, ये भी समझती हूँ। तो बेसिकली इकोनॉमी में मैं उन सब टर्म्स के बारे में समझ रही हूँ। हम समझते हैं जो भी हमारे आस-पास हो रहा है ना, उसको मैं ध्यान से सोचती हूँ। अगर यहाँ पे एक मार्केट लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर देखूँगी लोग बाग यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, किस प्राइस में इसको सेल करा जा रहा है। जो शॉपकीपर लेकर आया, अगर ये 60 रुपए किलो बेच रहा है कोई चीज़, तो आखिर ये कितने का लेकर आया था? उसके बीच में इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? मैं ये सब यहाँ पर समझने की कोशिश करती हूँ। प्राइस, डिमांड, सप्लाई में सब समझने की कोशिश यहाँ पर मैं करती हूँ। डिमांड का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, किस प्राइस पे डिमांड कर रहे हैं? सप्लाई का मतलब आखिर किस प्राइस पे वो हम तक पहुँच रही है, जो सप्लायर है उसका। अच्छा, इकोनॉमिक्स समझ में आता है कि आखिर इक्विटी बहुत मैटर करती है। अगर कहते हैं कि सम पीपल हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन हेल्थ केयर, वो ट्रैप रहेंगे पॉवर्टी में। हाँ, इससे इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी दे। दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विटी। कहते हैं ये इकोनॉमिक्स में बहुत होता है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कुछ की लर्निंग्स कि भैया बहुत वाइड स्कोप है इसका, इसमें एनवायरनमेंट भी आता है, लाइवलीहुड्स भी है, रूल्स भी हैं एंड डिसीजन मेकिंग भी है। हमें इन चारों ही डिसिप्लिन्स को एक साथ लेकर आता है, ये सबके अपने अलग-अलग क्वेश्चन्स होते हैं, बता चुकी हूँ पहले ही और सबके अपने अलग-अलग कनेक्शंस होते हैं। जब हम इन सब आइडियाज़ को मिक्स अप कर देते हैं, तो इससे हम और अच्छे तरीके से हमारी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं, एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को और गवर्नेंस को हम लोग एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे, आखिर ज़रूरत क्या है इस सोशल साइंस को पढ़ने की? व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ इट? कहते हैं कि ये ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर लाइव्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। कि हम इससे ये समझ पाते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगियाँ कैसी हैं और हमारे आस-पास क्या चल रहा है। हम आखिर जो हम क्लास सीख रहे हैं, उसको हम रियल लाइफ़ से कनेक्ट कर पाते हैं। क्लास में ये सीखा कि आखिर लॉ कैसे बनता है और फिर मैं उसको पढ़ भी रही हूँ, मैं उसके बारे में और सुन रही हूँ, वहाँ पे वो चीज़ हो रही है, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसके अंदर, मैं वोट देकर आ रही हूँ, दैट मीन्स मैं उसको रियल लाइफ में समझ पा रही हूँ। उसको समझना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, जब मैं इन चारों ही चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। वो क्या-क्या है? पहली बात सोशल साइंस और सोसाइटी के बारे में यानी कि इतिहास के बारे में। फिर सोसाइटी के बारे में क्या बोला हुआ है? सोसाइटी के अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग उनके रहने के तरीके होते हैं और सोशल साइंस हमको ये समझाता है कि आखिर ये डिफरेंसेस आए कैसे हैं। लोगों ने एक साथ रहना सीखा कैसे? अगर सब लोगों के अलग-अलग रिलिजन्स हैं, कल्चर है, कस्टम्स हैं, ये सारे ही लोग आखिर एक साथ कैसे रहना सीखे? हमको पता है इंडिया में सब लोग, बहुत लोग हैं जो कि अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, कस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन तब भी वो लोग सेम जगह पर रह रहे हैं। सेम इंस्टीट्यूशंस यानी कि उसी गवर्नमेंट की बात मान रहे हैं। तो हमको इससे यही समझ में आता है कि आखिर इस डाइवर्स सोसाइटी में रहना कैसे है? जो सोसाइटी इतनी भिन्न है, अलग-अलग प्रकार के लोग इसके अंदर रह रहे हैं, तो आखिर हमें इसमें कैसे रहना है? हम इसमें समझ पाते हैं कि आखिर सोशल यानी कि सोसाइटी के चैलेंजेस कौन-कौन से हैं? डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज़ देखो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। प्रेजुडाइज़ का मतलब होता है कि एक किसी पर्सन के प्रति, कम्युनिटी के प्रति हमारे अंदर हीन भावनाएँ। हम उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव हमने बिल्ड अप कर रखा है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, फॉर एग्जाम्पल एससी को, एसटी को कहीं से बाहर निकाल देना, उनको उस पार्ट से एक्सक्लूड कर देना और कैसे वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं इंक्लूसिविटी को करने के लिए, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलने के लिए। कहते हैं इंक्लूसिविटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आइडिया नहीं है, बल्कि रियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। देखो फॉर सपोज आपका स्कूल है, स्कूल में एक तरफ स्टेयर्स बनी हुई है और एक तरफ मान लो रैंप भी बना हुआ है। अगर स्टेयर्स बनी हुई है तो आपके लिए हेल्पफुल है और अगर रैंप बना हुआ है तो कोई ऐसा बच्चा है अनफॉर्चुनेटली जिसको कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई दिक्कत है उसको, अब व्हील चेयर पे है बेचारा वो पर्सन, तो क्या होगा, वो रैंप के थ्रू आ जा सकता है। मैंने क्या करा, मैंने उसमें हर एक सेक्शन को इंक्लूड कर दिया। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो मैंने क्या करा, मैंने उसको अलग नहीं कर दिया, मैंने उसको इंक्लूड कर दिया उसी के अंदर। तो कहते हैं हमें ये वाली चीज़ करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। बात करूँगी एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है इसका बेसिकली, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, एनवायरनमेंट पे जीने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है एनवायरनमेंट पे डिपेंड है हम लोग। हमें लैंड चाहिए खेती-बाड़ी करने के लिए, हमें पानी चाहिए, हमें फॉरेस्ट चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? एनवायरनमेंट से आ रही है, नेचर से आ रही है, लैंड से आ रही है। अब समझ में आता है कि आखिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से इस एनवायरनमेंट को जिससे वो इतना फ़ायदा ले रही है, आखिर उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है और खासकर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है इस एनवायरनमेंट पे। जिससे इतना कुछ ले रहे हो उसको बिल्कुल बकवास वापस में दे रहे हो। तो कितना बकवास रिलेशन है ये, अब ये भी हमको समझना है इसी सोशल साइंस में, इसी एनवायरनमेंट वाले पार्ट में। तो हमें ये भी बात हम यहाँ पे समझेंगे।
क्योंकि हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से सोशल साइंस सस्टेनेबिलिटी को एनकरेज करते हैं। समझा चुके हैं उसका मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम समझेंगे कि आखिर कैसे लैंड और हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड चाहिए होता है तो हम फॉरेस्ट कट कर देते हैं। कैसे हम सॉइल का इरोजन करा रहे हैं, कैसे रेनफॉल कम होती जा रही है, कैसे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जानवर वगैरह हैं वो सब कम होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये सब चीज़ समझते हैं। बात करूँगी अगर मैं सोशल साइंस की और इकोनॉमी की बात करूँगी तो कहते हैं बहुत सी फैमिलीज़ जो कि इकोनॉमिक चॉइसेस डेली लेती है। आप डेली सोचते हो कि आपका पास आज का इनकम हुई है, आपको खर्चा क्या करना है आज? अगर इनकम नहीं भी है, आप तब भी सोचते हो कि आज मैंने क्या खर्चा करा? कहाँ-कहाँ खर्चा हुआ? आपकी मदर-फादर बाहर जाएँगे, कोई सामान लेकर आएँगे, तो उसमें भी क्या हो रहा है उनकी इकोनॉमिक चॉइस लग रही है, मैं ये सामान लूँ या ना लूँ? ये चीज़ ₹50 की है, ये चीज़ ₹60 की है, मैं कौन-सी लूँ इनमें से? तो क्या हो रहा है? हम यहाँ पर इसको सीखते हैं कि आखिर आखिर पैसा खर्च खर्च करना कैसे है? कैसे पैसे को फ्यूचर के लिए बचाना भी है, हम ये सब चीज़ सीखते हैं एंड नॉट जस्ट ऑन द लेवल ऑफ फैमिली बट ऑन द लेवल ऑफ सोसाइटी। हम यहाँ पे ये सब समझते हैं कि आखिर जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ क्यों है, वहाँ पर है तो क्यों है और कैसे प्रेशर भी क्रिएट होता है हमसे इन इन सब चीज़ों पे। बहुत सिंपल बात है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो बात करूँगी आखिर हमारे एसएसटी की और गवर्नेंस की बात करूँगी। कहते हैं गवर्नेंस यानी कि शासन से हमें समझ में आता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के डिसीजन जो होंगे, वो स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स में, रोड्स पे, लॉ पे, ऑर्डर पे, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स पे कहीं न कहीं सब पे इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। हमें इससे ये समझ में आता है कि आखिर कोई भी डिसीजन लेना कैसे है। मैं जब भी सिविक्स की बात करूँ समझ जाओ कि यहाँ पे बात आने वाली है आखिर वो डिसीजन लेना कैसे है? वो कानून क्यों पास हुआ? वो कानून पास कैसे हुआ? यहाँ पर ये चीज़ क्यों हुई? हम ये चीज़ समझते किससे है? गवर्नेंस है यानी कि यानी कि हम लोग शासन से समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस से हम ये सब बात समझेंगे कि आखिर सिटीजन्स किस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कैसे उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है। तो हम ये सब बात जो है यहाँ पर हम समझ पाते हैं। अगर किसी भी कम्युनिटी को पानी खराब जो पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है, उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आखिर वो कहाँ जा सकता है? वो किससे बात कर सकता है? हम ये सब यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता, बल्कि बातों का सुने जाना होता है, बल्कि आपका पार्टिसिपेशन होता है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब समझाऊँगी आपको बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अपने ही हम लोगों ने अपना जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका हमने चुनाव खुद करा है। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमने चुनी है, इलेक्टेड बाय अस, इलेक्टेड बाय अस। बट सिर्फ और सिर्फ चुनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन, अवेयर होना, अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना भी हमारा उतना ही ज़रूरी है। कहते हैं हमें से ये सब समझ में आता है कि आखिर इक्वालिटी का, जस्टिस की इम्पोर्टेंस क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नेंस को, इंक्लूसिविटी, इक्विटी को दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए, जो लाइन हम लोग ऊपर भी पढ़ी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल साइंस। कहते हैं आखिर इन चारों ही डिसिप्लिन्स को एक साथ पढ़ना ज़रूरी क्यों है? बताती हूँ। फॉर सपोज़ हमने पढ़ा कि इन चारों को एक साथ पढ़ना है, चारों को एक साथ पढ़ना है, लेकिन आखिर इन चारों को एक साथ पढ़ना ही क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? क्या है बताती हूँ। कैसे आखिर ये चारों ही डिसिप्लिन्स आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि सोशल साइंस को पढ़ना तुम्हें समझ में ही तब आएगी कोई चीज़ जब तुम इन चारों ही कॉन्सेप्ट्स को आपस में रिलेट कर दोगे। और तुमको पता है मैंने ग्लिम्स मैंने शेयर करा हुआ है टेलीग्राम पे भी, जो आपकी बुक आने वाली है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि उसमें कैसे इन चारों ही टॉपिक्स को डिस्कस आपस में जोड़कर पढ़ा रखा है आपको। चैप्टर है व्हिच इज़ नेम्ड इलेक्शन। इलेक्शन में आप देखो कि हिस्ट्री भी है यहाँ पर, ये नीचे ज्योग्राफी भी है और बीच में आपने इलेक्शन डाल रखा है। कैसे इन डिसिप्लिन्स को कनेक्ट करके पढ़ा रखा है ना, ये आपको अपनी न्यू बुक के आने के बाद पता चलेगा। ठीक है? तो कहते हैं फॉर सपोज़ यहाँ पे आपकी फ्लड आए किसी शहर में। आपको फ्लड्स के बारे में समझना है कि क्यों आया, कैसे आया, क्या चीज़ें हैं। तो आपको इन चारों ही एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या-क्या एस्पेक्ट पहले ज्योग्राफी में आप ये समझोगे, आखिर यहाँ पे फ्लड क्यों आई? आखिर यहाँ पे रिवर का सिस्टम कैसा है? कहाँ पे पानी बह रहा है? उसका फ्लो कैसा है? यहाँ पे लैंड का यूज़ किस तरीके से हो रहा है? आप यहाँ पे बारिश को समझोगे। ज्योग्राफी में आपने ये करा। हिस्ट्री में आप क्या करोगे? आप ये देखोगे अगर यहाँ पर फ्लड आई है, तो आखिर ये सिटी बनी कैसे थी? आखिर जो इसकी नींव रखी गई थी बहुत पहले, वो कैसे थी? यहाँ पर अगर लोग रह रहे थे, लोग कैसे रह रहे थे? क्या काम वो बेसिकली यहाँ पर कर रहे थे? अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है, तो आप इकोनॉमिक्स में समझोगे, फ्लड आ तो गया, फ्लड के आने के बाद लोगों को आखिर क्या-क्या नुकसान हुआ? दोबारा कहीं और रहना पड़ रहा है, तो उसमें भी क्या कॉस्ट लग रही है और कैसे गरीबी में होना उनके लिए प्रॉब्लम कॉज़ कर रहा है, ये आप समझोगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि आखिर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। अगर यहाँ पे फ्लड आया, इसमें गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का रूल क्या है? कैसे उसको पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना है? कैसे उसको प्लानिंग करनी है? आप ये सब बातें यहाँ पे समझोगे। क्लियर हो गया जी? तो समझ में आया कि आखिर सोशल साइंस किसी सेपरेट सब्जेक्ट का मतलब नहीं है। आपको कुछ सेपरेटली नहीं पढ़ना, आपको सेपरेटली हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको सेपरेटली ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, बल्कि आपको इन चारों ही कॉन्सेप्ट्स को आपस में कलेक्ट करके एक साथ ही पढ़ना है। आपको इनको रियल लाइफ में कनेक्ट करते हुए सबको ही पढ़ना है।
तो बेसिकली हम समझते हैं इसे क्लासरूम लर्निंग को एवरीडे लर्निंग कैसे बनाना है इन चारों कॉन्सेप्ट्स को आपस में समझ के। हम समझते हैं विभिन्नता के बारे में यानी कि डाइवर्सिटी। हम समझते हैं भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन गर्ल्स वर्सेस वर्सेस बॉयज। हम समझते हैं सोशल एक्सक्लूजन कि जो भी हमें लग रहा है कि ये कम्युनिटी अच्छी नहीं है, एससी एसटी, हमने इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया, हमने इनको हटा दिया। और इंक्लूसिविटी को लेकिन सपोर्ट करना है यानी कि एक साथ सबको लेते हुए चलना है, किसी को हटाना नहीं है। हम समझेंगे आखिर सोशल साइंस में एनवायरनमेंट चेंज अगर हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या-क्या होती है किसी भी ह्यूमन लाइफ को। आखिर गवर्नमेंट के डिसीजन कैसे हम लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे सिटीजनशिप, अगर हम सिटीजन हैं इस कंट्री के, तो कैसे हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ गया? दैट वाज़ पार्ट 1 जहाँ मैंने बहुत छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, क्या-क्या इसमें होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों की गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। कम से कम टाइम में आपको ये जो 5 पेजेज़ से कराने की कोशिश पूरी आप लोगों को मैंने करी है। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो कौन-सी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैम आप ऐसे मत कराओ, आप इसके सीधे नोट्स ही प्रिपेयर करो और नोट्स करके हम लोग को नोट्स के थ्रू बताओ, पीपीटी प्रिपेयर करके, तो आप लोगों को जो वो कहो मैं आप लोगों के लिए वो भी करूँगी। आप लोग जैसा कहोगे हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों के लिए वैसा हो जाता है। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप लोगों को पता है मेरी इंस्टाग्राम आईडी प्रगति अग्रवाल अंडरस्कोर ऑफिशियल। बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर, आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे कमेंट डीएम कर सकते हो जो आपको मन करे। बाकी यस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।